नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को 14,532 वोटों के अंतर से हराया, जबकि जनसुराज पार्टी के चंचल कुमार चौथे स्थान पर रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव 44,997 वोटों के अंतर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह से हार गए। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार संजय कुमार सिंह को 87,641 वोट मिले, वहीं तेज प्रताप यादव को 35,703 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन 42,644 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर कहते थे कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर, लेकिन नतीजों में जेएसपी फर्श पर जाती दिखी। माइग्रेशन, बेरोजगारी, शिक्षा और उद्योगों की कमी जैसे मुद्दों पर मजबूत प्रचार के बावजूद पार्टी मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर सकी। जेएसपी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका वोट शेयर लगभग 3% तक सीमित रहा। माना जा रहा है कि यह वोट मुख्य तौर पर महागठबंधन से कटे हैं, जिससे उसे नुकसान हुआ। 243 सदस्यीय विधानसभा में जहां एनडीए भारी जीत की ओर बढ़ रहा है, वहीं जेएसपी का प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत नीचा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति आज भी जातीय समीकरणों और पुराने दलों पर आधारित है, इसीलिए जेएसपी मुद्दा आधारित राजनीति के बावजूद वोट बैंक नहीं बना सकी। पार्टी नेताओं ने माना कि वे लोगों तक अपना संदेश ठीक तरह नहीं पहुंचा पाए। प्रशांत किशोर की 3,000 किलोमीटर पदयात्रा और युवाओं को जोड़ने की कोशिश चर्चा तो बनी, लेकिन वोटों में नहीं बदल सकी। आगे पार्टी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस हार से कितना सीखती है। बिहार के सामने आ रहे यह चुनावी नतीजे दिखाते हैं कि सीमांचल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। एआईएमआईएम ने इस बार 25 उम्मीदवार उतारे और 9 मुस्लिम बहुल सीटों पर बढ़त या जीत हासिल की। यहाँ 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में एआईएमआईएम के आने से आरजेडी कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ और फायदा एनडीए को मिला। किशनगंज में कांग्रेस सिर्फ एक सीट बचा पाई, जबकि कई सीटों पर एआईएमआईएम के कारण वोट बटे और भाजपा, जेडीयू व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जीत मिली। सीमांचल के उन इलाकों में जहां 25 से 40% मुस्लिम आबादी है, एनडीए ने 13 में से 12 सीटें जीत ली। एआईएमआईएम का वोट शेयर कई जगह 15% से अधिक रहा, जो महागठबंधन की हार की बड़ी वजह बना। 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद टूट का सामना करने वाली एआईएमआईएम ने इस बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे, असंतोष और स्थानीय संगठन के सहारे फिर वापसी की। पार्टी का कहना है कि उसने आरजेडी कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष की इस चूक और वोट बंटवारे ने एनडीए को निर्णायक बढ़त दिला दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की जनता और एनडीए के सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारी बहुमत देकर उनकी सरकार पर विश्वास जताया है और इसके लिए वे सभी मतदाताओं को नमन करते हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए की मजबूत एकजुटता और बड़ी जीत के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। रुझानों में एनडीए 203 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों पर बढ़त में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि वे जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और एनडीए को बड़ी जीत के लिए बधाई देते हैं। सहनी ने माना कि इस चुनाव में माताओं और बहनों का वोट एनडीए के पक्ष में गया, जिसके कारण उन्हें भारी बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि वे अपनी हार स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में यह समझने के लिए मंथन करेंगे कि पार्टी कहां कमजोर रही। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिल रही भारी बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के अन्य नेताओं को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि एनडीए ने बिहार में चौतरफा विकास किया है और जनता ने उनके कामकाज और आगे के विजन पर भरोसा जताते हुए भारी बहुमत दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बड़ी जीत के लिए शुभकामनाएं दी।
ताज़ा रुझानों के अनुसार बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास वाले एनडीए गठबंधन की 204 सीटों पर बढ़त है, जबकि आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन सिर्फ 33 सीटों पर आगे चल रहा है। यह डेटा बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक है। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिल रही भारी बढ़त के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की जनता, खासकर महिलाओं को धन्यवाद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिस भरोसे के साथ लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार उस पर पूरी निष्ठा से खरा उतरने की कोशिश करेगी। अमित शाह ने कहा कि जनता का हर वोट देश की सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की नीति में विश्वास दिखाता है और घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को लोगों ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का रुझान साफ बताता है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है और इसी कारण कांग्रेस अब बिहार में सबसे नीचे पहुंच गई है। ताज़ा रुझानों में एनडीए 204 सीटों पर आगे है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन सिर्फ 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को 28,206 वोटों के अंतर से हराया, जबकि जनसुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह पर आरोप लगा था और उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। बिहार विधानसभा चुनावों के रुझानों के बीच महागठबंधन के पीछे होने पर कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शुरुआती रुझानों में एनडीए 3/4 बहुमत की ओर बढ़ रही थी, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही अमित शाह कर चुके थे। उन्होंने पूरे चुनाव की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर डालते हुए कहा कि बिहार चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह ज्ञानेश कुमार है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, वह सभी बधाइयों के हकदार हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह काम किया है उसमें ज्ञानेश कुमार की बड़ी भूमिका है और मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र खतरे में है और महाराष्ट्र व हरियाणा जैसी स्थिति बिहार में भी दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में धनबल का खुलकर इस्तेमाल हुआ और चुनाव आयोग सरकार का साथ देता रहा। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि मतदान के दौरान 1,35,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए, जो निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा करता है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद अब अगली चढ़ाई बंगाल पर होगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार तो एक झांकी है और आगे बंगाल बाकी है। अगला पड़ाव बीजेपी का बंगाल में होगा और वहां पर हम सरकार बनाएंगे और वहां पर हम ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहां पर जो जंगल राज आ गया है उससे वहां की जनता को मुक्त कराकर रामराज लाने का काम करेंगे। वहीं बिहार के एक और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि 170 से 175 सीट आएंगी। हमें ये नहीं पता था कि कहां जाकर रुकेंगे। 2/3 से अधिक बहुमत हमें मिला है। जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में महादेव इतनी ताकत दे कि जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करें। विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में एनडीए की प्रचंड बढ़त को देखने के बाद विपक्ष ने लोकतंत्र पर गहरा संकट घोषित कर दिया। विपक्ष ने बीजेपी पर धनबल का आरोप, चुनाव आयोग पर पक्षपात का इल्जाम और एसआईआर व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता पर जिम्मेदारी दे डाली। संजय राउत ने चेताया कि महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में दोहराया गया। संजय राउत ने भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए मराठी में एक ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर राष्ट्रीय एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे में इससे अलग नतीजा मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा जिनका सत्ता में आना तय था, वे 50 मिनट में ही साफ हो गए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। ट्राइब्यूनल के फैसले से कुछ दिन पहले बीबीसी से बात करते हुए हसीना ने कहा कि उनकी गैर हाजिरी में चल रहा ट्रायल एक मजाक है, जिसे उनके राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव वाली अदालत चला रही है। बता दें कि अभियोजन पक्ष ने मांग की है कि अगर वे दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाए, जबकि हसीना का आरोप है कि यह मुकदमा पहले से तय फैसले की ओर बढ़ रहा है। दरअसल ढाका स्थित ट्राइब्यूनल सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा और इसके लिए अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह मामला पिछले साल हुए सरकार विरोधी आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें हिंसा हुई और कई लोगों की मौत हुई थी। इसी आंदोलन के बाद हसीना को सत्ता से हटाया गया और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अंतरिम सरकार ने अब उन पर मानवता विरोधी अपराधों का केस चलाया है, जिसे हसीना पूरी तरह गलत बता रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।